तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है विद्युत रसायन चैप्टर से। तो NaCl से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो आज जो भी आपको प्रश्न बताया जाएगा वो ISC एग्जाम में पिछले 10 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि NaCl के जलीय घोल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर कौन सा जो है कि तत्व प्राप्त होता है। तो NaCl का जो विद्युत अपघटन होता है इसमें दो तत्व होते हैं, एक सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड और एक H2O यानी H और OH होता है। तो यह टूटता है तो इसमें दो मेटल हो जाते हैं, एक सोडियम और दूसरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से अधिक होता है, इसीलिए कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है क्योंकि कैथोड का जो कि मेटल पर रिडक्शन होता है। तो पहला आंसर हो जाएगा आपको डी। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो कौन विद्युत जो कि बिलियन में जाने के बाद विद्युत का संचालन करते हैं, यानी किसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो वह है विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है उससे विद्युत जो है कि फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यह पूछा गया है 2023 के एग्जाम में, आपको कह रहा है कि ABCD तीन धातु हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यहाँ पर -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, इसी तरह करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको कह रहा है कि किसका जो है कि अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। तो एक ध्यान देंगे एक बात तो आपको कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है उसका रिड्यूसिंग पावर कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, अधिक होता है। इसी पर यह प्रश्न पूछा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा कि किस धातु का अवकरण क्षमता यानी रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल ए का है -3.05। तो 3.05 इसीलिए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर भी ए का होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि 1 मोल अल्मीनियम 3 को अल्मीनियम के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो 1 मोल अल्मीनियम +3 जो है उसको अल्मीनियम में बदलने के लिए कितने अल्मीनियम की आवश्यकता होती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मोल अल्मीनियम जो है Al+3 है, इसको अल्मीनियम में बदलना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके यह Al में कन्वर्ट होगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे चाहिए। तो 3 फराडे का मतलब 3 × 96,500 कूलम चार्ज चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 × 96,500, चलिए इसको गुना करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको गुना में हो जाएगा कितना, तो 0 का 0 फिर 0 का 0, 5 यही 15 का 5 हाथ में 1, 36 18 1, 19 का 9 हाथ में 1, उसके बाद 29 27 1 28। तो यह इतना हो जाएगा। इसको आपको प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2.89500 इंटू 10⁵, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 5 0 आएगा, दशमलव इसको हटाएंगे तो 5 0 नीचे आएगा और 5 0 कट जाएगा तो फिर वापस यही आ जाएगा। तो इसको हम लोग 2.8 को लगभग 3 × 10⁵ लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ABC तीनों का मानक अपचयन विभव दिया यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। यह भी क्वेश्चन आपको 2021 में आपके एग्जाम में पूछा गया है, ISC के एग्जाम में। तो कह रहा है कि इनमें से अपचयन शक्ति का क्रम क्या है, रिड्यूसिंग पावर का क्रम। अभी इस पर एक क्वेश्चन आपको बताया गया है कि रिड्यूसिंग पावर का क्रम को जिसका भी पोटेंशियल ज़्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है,
अधिक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ए का है, तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे जो है कि कम हो जाएगा। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा आपको, तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा आपको ए का, क्योंकि इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम दो ऑप्शन में एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन बी। अब आते हैं सबसे कम किसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है आपको बी का, तो इसका पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ऑप्शन आपको बी में है। तो सही आंसर हो जाएगा 5 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि किसी सेल का अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होता है। तो साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ का मान शून्य होता है, विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि उस समय रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की दर क्या होती है, इक्वल होती है। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि यह जो आपको रिएक्शन दिया गया है यह कौन सा सेल है। आपको यहाँ पर दिया है वेस्टर्न सेल, कोलमैन सेल, डेनियल सेल। तो इस सेल को स्पेशली हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और गैल्वेनिक सेल भी एक प्रकार का डेनियल सेल है। तो यदि ऑप्शन में गैल्वेनिक नहीं है तो इसको हम लोग डेनियल कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में गैल्वेनिक रहता है तो इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 7 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो भी तत्व हैं हाइड्रोजन उनको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यानी अवकृत कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन से जो नीचे हैं उनको जो है कि ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपको ए। कैसे, आइए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। इस सीरीज में सबसे ऊपर होता है आपको लिथियम, सबसे ऊपर क्या होता है, लिथियम, उसके बाद पोटासियम, तब सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, आयरन और जिंक। उसके बाद जस्ट नीचे आपको आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है आपको Cu, Hg, Ag, आपको फिर आयोडीन, यही सब तत्व रहता है। तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी तत्व है हाइड्रोजन उनका रिडक्शन नहीं करा सकता है, उनको रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व है उनको हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है। तो सीरीज में आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन जो है कि आयरन को रिड्यूस कर सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपको ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, इसमें आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इन सभी में सबसे ऊपर मैग्नीशियम रहता है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। यह प्रश्न 2018 में आपसे पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, इसमें कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में जो है जलीय घोल में आपको Na प्लस आ जाएगा, Cl माइनस और H प्लस और O-। तो कहता है कि इसमें आपको क्या कह रहा है कि इसमें धनोड एवं ऋणोड पर प्राप्त होगा। तो धनोड पर क्या प्राप्त होगा, तो धनोड पर आपको नॉन मेटल प्राप्त होगा और ऋणोड पर मेटल प्राप्त होगा। तो नॉन मेटल, इसमें 2 नॉन मेटल है, एक आपको नॉन मेटल है, इसमें यहाँ पर देखेंगे एक नॉन मेटल आपको दिया गया है, इसमें एक नॉन मेटल आपको ऑक्सीजन है, दूसरा कोलिन है। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन जो है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ऑक्सीजन का होता है, तो यह धनोद पर यह मिलेगा, और इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह एनोड पर मिलेगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सोडियम का माइनस में होता है, इसका 0 होता है।
तो यह मिलेगा, यानी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पर धनोद पर मिल जाएगा ऑक्सीजन और एनोड पर मिल जाएगा, ऋणोद पर मिल जाएगा, सॉरी, धनोद पर ऑक्सीजन और ऋणोद पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होगा, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होगा वह जो है कि आपको, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर ध्यान देंगे कि धनोद कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को और ऋणोद कहते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो जिस भी नॉन मेटल प्राप्त होगा धनोद पर और मेटल प्राप्त होगा यहाँ पर ऋणोद पर। तो इसमें मेटल दो तरह का, एक सोडियम एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसीलिए ऋणोद पर प्राप्त होगा। और यहाँ पर इसमें जिसका जो है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर अधिक होगा वह प्राप्त होगा धनोद पर। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो यह प्राप्त होगा आपको धनोद पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पर दिया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें आपको दिया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता है आपको विशिष्ट चालकता गुने 1000/n होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो n बराबर हो जाएगा k गुने 1000 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस प्रश्न में k का वैल्यू आपको दिया है आपको 8 गुने 10⁻⁻5 गुने 1000 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है 400। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8। तो n बराबर आपको आ जाएगा n बराबर 2 गुने 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें पूछा गया है KSP। यहाँ से KSP के लिए हम लोग को मोलारिटी ज्ञात करना होगा। तो मोलारिटी इसको तो आप जानते हैं, चूँकि n बराबर होता है x गुने m। तो m बराबर हो जाएगा आपको m बराबर हो जाएगा n/x। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मलिटी तो निकला है 2 गुने 10⁻⁴। अब x कितना होगा तो यहाँ पर देखेंगे बेरियम सल्फेट जो है वो टूटता है, बेरियम सल्फेट तो बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे थे KSP का वो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि यहाँ तक निकाले x का वैल्यू निकाले हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको चार्ज को x कहते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो EX ही मोलारिटी कहलाता है, तो यहाँ पर या सॉल्बिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे सॉल्बिलिटी या मोलारिटी दोनों एक ही होता है। तो आते हम लोग x जो हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला में रखें x का मान यहाँ पर। तो x का मान यहाँ पर हम लोग 2 रख दिए। 2 रखने के बाद अब आते हैं KSP निकालना है। तो KSP बराबर S गुना S होता है, यानी S²। बेरियम सल्फेट का KSP S गुना S होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको S² हो जाएगा। तो S² या m² दोनों एक ही बात है। जिसका वैल्यू m का वैल्यू 10⁻⁻4 है तो m² करेंगे तो 2 बार लिखेंगे तो KSP का मान कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में करा कि आपको एक जो एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर 2 मोल H प्लस आयन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो इसके E0 सेल का वैल्यू दिया है, pH दिया है, 2 दिया है। तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फॉर्मूला होता है E सेल बराबर होता है आपको E0 सेल माइनस 0.059/n log आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इस रिएक्शन के लिए आपको यही होगा, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर
इसमें आपको दिया गया है आपको, तो यह जो प्रश्न है उसमें आपको जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के अनुसार यह जो है कि आपको यही ऑप्शन होगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ई सेल हम लोग को निकालना है। ई सेल बराबर ई नोट सेल 1.30 दिया है माइनस 0.059/n यानी लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 2 है। और यहाँ पर लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो pH 2 है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर माइनस 2 लिख दिए। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो ई सेल बराबर हो जाएगा आपको 1.303 माइनस 0.059/2 और लॉग 10 का पावर माइनस 4, यह गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा ई सेल बराबर 1.303 माइनस 0.059/2 और 4 गुने माइनस 4 लॉग 10, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है और यह माइनस माइनस प्लस में जाएगा, तो ई सेल बराबर आ जाएगा 1.30 यहाँ पर प्लस 0.059/2 गुने 4। इसको 2 से काट देते हैं, 2 बार में गुना करेंगे तो 1.30 प्लस 9 दूनी 18 का 18 में 1.10 1 11, ये आपको 0 पॉइंट इतना आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आपको फिर 1 3 1 4 तो 1.41 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.42। तो सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी। तो इसमें जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि एक विद्युत अपघट होता है। तो विद्युत अपघट किसे कहते हैं, तो एक विद्युत अपघट क्या होता है, तो जो बिलियन में जटिल आयन का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट वे हैं जो, तो प्रबल विद्युत अपघट उसको कहते हैं जो किसी भी डायल्यूशन पर, किसी भी तन्यता पर टूट जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। अब आते हैं 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कह रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं। तो उस चालक को हम लोग धात्विक चालक कहते हैं, यानी कि मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। तो द्वितीयक नियम जो है कि समतुल्य भार यानी इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट से संबंधित है। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक समतुल्य भार ऑप्शन बी आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। और फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है कि वह किससे संबंधित है, तो वह चार्ज और वेट पर डिपेंड करता है। तो आइए यहाँ पर आते हैं हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहें तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फैराडे का सेकंड लॉ आपको बताते हैं। यहाँ पर फैराडे का जो सेकंड लॉ है वह किससे रिलेटेड है, इसके लिए एक फार्मूला हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फार्मूला देखेंगे आपको ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, यही फैराडे का सेकंड लॉ है। इसमें जो है कि किससे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो समतुल्य भार यानी इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड कर रहा है। और फर्स्ट लॉ चार्ज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। तो 17 का आंसर आपको सही आंसर 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का आंसर हो जाएगा समतुल्य भार। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल एक सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल वो होता है जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, और सेकेंडरी सेल उसे कहते हैं जिसे पुनः चार्ज कर उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेक्लांसी सेल है,
लेड स्टोरेज सेल है, तो लेड स्टोरेज सेल एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है, तो क्योंकि यह एनर्जी को स्टोर भी करता है। लेक्लांची सेल हम लोग ड्राई सेल को कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसको कहते हैं जिसमें साल्ट ब्रिज नहीं होता है। तो सेकेंडरी सेल में आता है लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, जो भी स्टोरेज सेल होते हैं वो सभी सेकेंडरी सेल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, कह रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा जो है कि कॉपर सल्फेट के घोल में मुक्त करती है। तो 96,500 कूलम विद्युत धारा अगर हम लोग प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट के घोल में कितना द्रव्यमान मुक्त करती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। कैसे, आइए इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है A/NF इंटू आपको IT। तो कह रहा है कि 96,500 कूलम चार्ज दिया गया। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एटॉमिक वेट होता है 63.5, और कॉपर सल्फेट जब टूटता है तो उस पर चार्ज आता है कितना, +2 आता है। कैसे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपर टूटेगा तो कॉपर पर +2 और सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ चार्ज को हम लोग N कहते हैं। तो चार्ज को क्या कहते हैं, N कहते हैं। 2 चार्ज है तो N के यहाँ पर हो जाएगा 2 फराडे होता है 96,500 कूलम, और यह जो वैल्यू है वह दिया हुआ है, कितना दिया है, IT का वैल्यू दिया है 96,500 कूलम। कह रहा है कि इतना चार्ज फ्लो करने से कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो 96,500 96,500 कट गया तो 63.5 आएगा, यानी कि 31.75 ग्राम जो है कि प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही आंसर हो जाएगा 31.75, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये आपको देख लिए कौन सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन जो है कि बी ऑप्शन था यहाँ पर। यह क्वेश्चन नंबर आपको 19 नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। अगर प्लस में प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम रखेंगे तो वह प्रोटॉन का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया है तो यहाँ पर हम करेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है कि छूटा हुआ है। -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। अगर नॉन रहता तो ऑप्शन नॉन लिख देते हैं, क्योंकि प्लस जो है चार्ज प्रोटॉन पर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम सेंटीमीटर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न आपको हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 22 में विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तो विद्युत अपघटन का नियम कौन दिए थे, तो फराडे दिए थे। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फराडे का प्रथम नियम क्या होता है। तो फराडे का जो प्रथम नियम है वो मास बराबर ये आपको E इंटू सी होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, वेट बराबर Z इंटू IT। इसी को M बराबर E इंटू सी लिखा गया है। यह करंट है कूलम्ब में, और टाइम हो गया, और यह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जिसे E से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो सही आंसर आपको हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसका मात्रक क्या होता है, तो ग्राम पर कूलम होता है। क्या होता है, ग्राम पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। कैसे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है W बराबर Z इंटू क्यू, यही है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इस तो Z बराबर हो जाएगा W बटा क्यू। तो W को हम लोग ग्राम में नापते हैं, ग्राम में, और चार्ज को कूलम में, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर
कूलम्ब, ग्राम पर कूलम्ब। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा आपको यह ऑप्शन सी, ग्राम पर कूलम्ब या ग्राम बटा कूलम्ब। अब आते हैं इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक फराडे होता है, एक फराडे 96,500 कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर लगभग में होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो 25 का हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का होता है कि फराडे जो इकाई है वो फराडे का इकाई क्या है। तो फराडे कहते हैं कूलम्ब पर मोल को फराडे कहते हैं, यानी एक मोल में पाए जाने वाले चार्ज को क्या कहते हैं, एक मोल में पाए जाने वाले कुल आवेश को चार्ज को हम लोग फराडे कहते हैं, या एक मोल चार्ज को हम लोग फराडे कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं कूलम्ब पर मोल, यानी एक मोल जो कोई पदार्थ है उस पर जितना कूलम्ब चार्ज होता है उसी को फराडे कहते हैं। तो शॉर्टकट में कूलम्ब पर मोल को हम लोग क्या कहते हैं, फराडे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी चालकत्व सेल स्थिरांक है। तो सेल कांस्टेंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, वो होता है एल बाई ए। तो सेल कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं, तो सेल कांस्टेंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी बराबर होता है एल बाई ए। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो प्रश्न संख्या 28 में यहाँ पर पूछा गया कि बिलियन जो को चालकता समानुपाती होता है, तो बिलियन की चालकता का समानुपाती कौन होता है। तो बिलियन की चालकता का समानुपाती वह जो है कि उसके आयन के संख्या होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी चालकता कहते हैं कंडक्टिविटी को। यह जो है कि उसमें जितना अधिक आयन होंगे उसका चालकता उतना ही अधिक होगा, इसीलिए बिलियन का जो है कि इसके चालकता के समानुपाती होता है। तो आयन अधिक होने से उसका चालकता क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो ग्रेफाइट होता है, क्योंकि यह सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो सकता है। NaCl भी होता है, तो NaCl सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं करता है, यह लिक्विड अवस्था में आता है, आयनिक अवस्था में, तभी यह करंट का फ्लो करेगा। और जब तक आयन के रूप में नहीं टूटा रहेगा, लिक्विड रूप में नहीं होगा, तब तक यह विद्युत का कुचालक होता है। और ग्रेफाइट जो है कि हमेशा विद्युत का सुचालक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। अब आते हैं आपको इसमें अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। तो विद्युत अपघटनी जो है वह किसके चालकता का मापक है, तो यह जो है कि आपको आयन के चालकता का मापक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, विद्युत अपघटनी जो चालकता का मापक है किसका है, तो आयन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि कोलराउज लॉ जो है कि का नियम क्या है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर केटायन और एनायन का जो है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ केटायन और एनायन का चालकता का योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें जो है कि यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसमें आपको आते हैं, तो यहाँ पर जो है कि सिंगल प्लस है, इसमें डबल प्लस कर दिया है। और यहाँ पर जो है कि आपको देखिए यह ऑप्शन जो है कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पर दो ऑप्शन सेम कर दिया है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, लेकिन यह ऑप्शन जो है कि आपको गलत लिखा हुआ है। तो यह और बी और सी दोनों सेम आंसर ऑप्शन है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको बी। यह क्या होता है, आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पर कोलराउज लॉ होता है, कंडक्टिविटी बराबर होता है, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है आपको केटायन का कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्लस एनायन का कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यही कोलराउज लॉ है। तो जो कि सही ऑप्शन बी में दिया गया। तो बी और सी जो है कि एक ही तरह का आंसर है, तो यह मिसप्रिंटिंग करने से हुआ है। सही आंसर आपको बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब जो है कि लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जब इसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, तो यह जो कि H2SO4 उसमें पुनः उत्पन्न होता है। जब चार्ज करते हैं तो पुनः H2SO4 का निर्माण होता है, जिससे कि करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। अब आते हैं 33 नंबर को, 33। तो 33 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कौन सेल कहेंगे? तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो वो ऑप्शन नहीं है, तो ये गैल्वेनिक सेल लिख दिए, क्योंकि गैल्वेनिक सेल भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कौन सा होगा? दिया गया है। तो यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है सिल्वर प्लस से जो कि सिल्वर में हो रहा है, एसएन जो कि प्लस से फिर एसएन में हो रहा है। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यहाँ पर, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रो की ईएमएफ बराबर क्या होता है? ईएमएफ बराबर क्या होता है? तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। तो इसमें जो है कि आपको कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो आप देख रहे हैं कि सिल्वर जो है कि यहाँ पर रिएक्शन दिया है, एसएन जो है कि 0 से प्लस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यह कहलाएगा एनोड। और सिल्वर का प्लस से 0 हो रहा है तो सिल्वर कहलाएगा कैथोड। तो सिल्वर यहाँ पर कैथोड है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.80 वोल्ट। तो पहले सिल्वर का यहाँ पर फॉर्मूला में रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड सिल्वर का कितना होता है? तो दिया गया है 0.80 वोल्ट। और जो है कि एनोड का कितना दिया गया है? तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का कार्य रायसन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.14 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर -0.14 वोल्ट। ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 0.80 वोल्ट प्लस 0.14 दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको? तो यह 0 और 4 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 0.94 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें हम लोग कैथोड एनोड कैसे पहचाने हैं? तो आपको रिएक्शन में दिया गया है यहाँ पर कैथोड एनोड कैसे हम पहचान लिए, आइए हमको दिखाते हैं। आपको दिया है एसएन ऑब्लिक चेंज हो रहा है SN+2 में, और साल्ट ब्रिज है एजी चेंज कर रहा है एजी में। तो इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है एजी का प्लस से 0, तो रिडक्शन हो रहा है, तो यह कैथोड कहलाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एसएन का 0 से प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यह एनोड कहलाएगा। और फॉर्मूला में होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर रख दिया है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर सॉल्व किया गया, आपको यह आंसर आ गया। अब आते हैं इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित के किस तरह का होता है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो सेल होता है वह ईंधन सेल कहलाता है, फ्यूल सेल, जिसका उपयोग हम लोग अपोलो मिशन में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको सी। अब आते हैं 36 नंबर में, कहता है कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है। एक जो है कि फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो मात्रा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, यानी लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है कि जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसके हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। आपको बताया गया था कि गैल्वेनिक सेल में जो है कि एक जो है कि यहाँ पर समझाते हैं, कॉपर का रॉड लेते हैं, सॉरी जिंक का रॉड लेते हैं, जिंक का रॉड, और इसके अंदर जिंक सल्फेट रखते हैं। यहाँ पर एक कॉपर का रॉड लेते हैं और इसके अंदर कॉपर सल्फेट रखते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट रहता है इसके अंदर,
यहाँ पर जिंक सल्फेट रहता है। तो ZnSO4 इन दोनों को एक तार से जोड़ते हैं और साल्ट ब्रिज से, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल कर कॉपर की ओर जाता है। तो ये इस पर माइनस है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको इसमें का जो सोल्यूशन है कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वह आयन के रूप में रहता है। वह क्या करता है कॉपर +2 आयन इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और कॉपर में प्रवेश कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि इसी इलेक्ट्रोड के सहारे सॉल्यूशन में इंटर करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कैथोड कहते हैं। तो यह आपको टोटल 37 प्रश्न बनाया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल जो है कि चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपको डाउट होगा इसमें आप हमको कमेंट में पूछेंगे, बताएंगे, या कुछ सुधार करना होगा तो फिर बताएंगे हम और इसमें सुधार करेंगे। और जिस पर भी डाउट होगा क्वेश्चन पर आप कमेंट में लिखेंगे या फिर आके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको अगले जो है कि कल फिर मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स का। तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए केमिकल काइनेटिक्स का।